हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो भाषा और व्याकरण से संबंधित ये हमारी तीसरी क्लास रहने वाली है। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण रहेंगे, ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। पहला प्रश्न है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से प्रयत्न लाघव का क्या अर्थ है? तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से प्रयत्न लाघव का अर्थ है उच्चारण की सुविधा, अर्थात अपनी सुविधा अनुसार किसी शब्द को उच्चारित करना। ठीक है, अपनी सुविधा अनुसार किसी शब्द का उच्चारण करना। इसे मुख सुख भी कहा जाता है। जैसे किसी शब्द का संयुक्ताक्षर का उच्चारण करने में जब हमें कठिनाई होती है तो उसमें एक स्वर या फिर व्यंजन जोड़कर उसका उच्चारण कर लिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। बड़े बड़ाई न करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टके का मोल। बड़े बड़ाई न करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टके का मोल। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग किस रूप में हुआ है? रहीम की पंक्तियां हैं यह। इनमें बड़े शब्द का प्रयोग संज्ञा के रूप में हुआ है। अगला प्रश्न है, कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? तो कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है पूर्वी हिंदी में। ठीक है, पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे पूर्वी हिंदी में मैं के स्थान पर हम का प्रयोग किया जाता है। मैंने खाना खा लिया तो पूर्वी हिंदी में कहेंगे हम खाना खा लिए। मैं करता है उसके साथ नहीं जुड़ा, ठीक है, परंतु पूर्वी हिंदी में मैं के स्थान पर हम कह दिया तो वहां पे नहीं जुड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हम खाना खा लिए। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर कैसी हो जाती है? तो कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर सरल हो जाती है। आगे देखेंगे, एकाक्षरी भाषा परिवार से क्या तात्पर्य है? तो एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है चीनी या फिर तिब्बती भाषा परिवार। चीनी या तिब्बती भाषा परिवार को एकाक्षर भाषा परिवार कहा जाता है। इस भाषा परिवार का मुख्य क्षेत्र है चीन, तिब्बत, वर्मा। अगला प्रश्न देखेंगे, ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को क्या कहा जाता है? तो ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग ज्ञान के विशिष्ट क्षेत्रों में होता है, अर्थात विज्ञान, भूगोल, दर्शन, प्रशासन, विधि के क्षेत्रों में पारिभाषिक शब्द प्रयोग किए जाते हैं जिनका अर्थ सुनिश्चित होता है, जिसमें कोई संदिग्धता नहीं होती। ठीक है, ऐसे शब्द जो कि विज्ञानों या फिर शास्त्रों से जुड़े हो तथा जिनकी परिभाषा, जिनकी एक सुनिश्चित परिभाषा दी जा सके, जिनमें कोई संदिग्धता ना हो, जैसे ग्रेविटेशन, परजीवी। आगे देखेंगे, पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है? तो पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण भाषा वैज्ञानिक करते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं में जयचंदो शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं, इसमें जयचंदो जो शब्द है यह संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है जयचंदो। अगर सिर्फ कहा जाता जयचंद वह जयचंद के समान वीर है तो यहाँ पे जयचंद व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता। ठीक है, जब किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान की हम बात करते हैं तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। वहीं जब हम उसकी जाति की बात करते हैं, जैसे अगर हम पुस्तक कहें तो पुस्तक कहने से हर प्रकार के पुस्तकों का बोध हो जाता है उससे, परंतु वहीं यदि हम गीता पुस्तक का नाम लेते हैं तो इससे हमें एक विशेष पुस्तक का बोध होता है। तो यह गीता जो पुस्तक है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा और वहीं पुस्तक शब्द आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर हम सिर्फ जयचंद कहते कि वह जयचंद के समान वीर है तो यहाँ पे जयचंद शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाता, परंतु हमने जब जयचंदो कह दिया कि हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं, तो इससे हम उन सभी व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं जिनमें जयचंद के समान विशेषता है। ठीक है, तो इस प्रकार जयचंदो शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः किस भाषा की शब्दावली का अनुवाद है? हिंदी में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली अंग्रेजी भाषा की शब्दावली का अनुवाद है, जैसे मीटर, रेडियो, थर्मामीटर। आगे बढ़ेंगे,
कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो कार्यालयी हिंदी की भाषा अभिधात्मक होनी चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट, सीधी। अभिधा का अर्थ है अपनी बात को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कहना। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन रहे? तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खरे। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? तो राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है राष्ट्रीयता। आगे बढ़ते हैं। ध्रुपद गायन का संबंध किससे है? तो ध्रुपद गायन का संबंध है ब्रजभाषा से। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। कतिपय हिंदी व्याकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो सर्वनाम के लिए किया जाता है। संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सर्वनाम के लिए। किनके द्वारा? तो हिंदी व्याकरणों द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सी भाषा की विशेषता नहीं है? भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, सही है। भाषा परिवर्तनशील होती है, सही है। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, यह भी सही है, परंतु भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। जिस भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होता है वह कौन सी भाषा है? तो हिंदुस्तानी भाषा। आगे है, इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? बुंदेली राजस्थान की बोली नहीं है। इसके अलावा मारवाड़ी, मालवी, मेवाती और एक है जयपुरी या फिर ढूंढानी। जयपुरी का दूसरा नाम ढूंढानी भी है। ये सभी बोलियां राजस्थानी बोलियां हैं, मारवाड़ी, मालवी, मेवाती और जयपुरी या ढूंढानी। बुंदेली बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है और यह मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे बुंदेलखंड अंचल में बोली जाती है। आगे बढ़ेंगे। अंगिका किस राज्य की बोली है? तो अंगिका बिहार राज्य की बोली है। अगला प्रश्न है, ग्वालियर की बोली कौन सी है? तो ग्वालियर की बोली है बुंदेली। ग्वालियर में बुंदेली बोली जाती है। इसके अलावा बुंदेली के अन्य क्षेत्र हैं झांसी, जालौन, हमीरपुर। मध्य प्रदेश के दमोह, सागर, सिवनी, नरसिंहपुर जिलों में बुंदेली बोली जाती है। कन्नौजी का क्षेत्र है इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत। आगे बढ़ेंगे। इंदौर, उज्जैन, देवास में कौन सी बोली प्रचलित है? तो इंदौर, उज्जैन, देवास में मालवी बोली प्रचलित है। मालवी राजस्थानी हिंदी की बोली है। इसके अलावा ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली ये सभी पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। आगे बढ़ेंगे। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? तो पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली है ब्रजभाषा। ब्रज का पुराना अर्थ पशुओं या गौओं का समूह या फिर चारागाह है। पशुपालन की प्रधानता के कारण यह क्षेत्र ब्रज कहलाया। इसी आधार पर इसकी बोली ब्रजभाषा कहलाई। ठीक है, इसका विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ब्रजभाषा का क्षेत्र है आगरा, मथुरा, वृंदावन, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली तथा उसके आसपास के क्षेत्र। इसके अलावा साहित्य और लोक साहित्य दोनों ही दृष्टियों से ब्रजभाषा का काफी महत्व रहा है। सूरदास, नंददास, रहीम, रसखान, बिहारी, देव, घनानंद, रत्नाकर ये सभी ब्रजभाषा के महत्वपूर्ण या फिर प्रमुख रचनाकार रहे हैं। बांगरू बोली का दूसरा नाम हरियाणवी भी है। बुंदेली, बांगरू, ब्रजभाषा, खड़ी बोली ये सभी पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। खड़ी बोली का क्षेत्र रहा सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद। हरियाणवी बोली, हरियाणवी या फिर बांगरू बोली हरियाणा और दिल्ली के देहाती भाग में बोली जाती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगरा किस बोली का क्षेत्र है? तो आगरा ब्रजभाषा का क्षेत्र है। आगरा में ब्रजभाषा बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी बोली का क्षेत्र है कोरबा, बिलासपुर, रायगढ़, खैरागढ़, रायपुर, दुर्ग, कांकेर। अवधी बोली का क्षेत्र है लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्जापुर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, खीरी इत्यादि। आगे बढ़ेंगे। इनमें से ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है? तो सरगुजा ब्रजभाषा का क्षेत्र नहीं है।
सरगुजा में छत्तीसगढ़ी बोली प्रचलित है। धौलपुर, मथुरा, आगरा में ब्रजभाषा बोली जाती है। अगला प्रश्न है, खसकुरा या गुरखाली भाषा कहाँ की है? तो खसकुरा या गुरखाली भाषा नेपाल की राजभाषा है। अगला प्रश्न है, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहा जाता है? तो स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहा जाता है। मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर के 3 भेद है, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सी ध्वनि अवधि में नहीं है? तो अणा ध्वनि अवधि में नहीं है। अवधि में मूर्धन्य श या फिर पेट कटा श, अवधि में मूर्धन्य श को ख कहा जाता है तथा तालव्य श को दंत स कहा जाता है एवं अणा को न के रूप में उच्चारित किया जाता है। जैसे शीतल को शीतल, रावण रावण, हर्ष को हरख तथा बाण को बाण कहते हैं यहाँ के इस बोली में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, संज्ञाओं के साथ आने वाले विभक्तियों को क्या कहा जाता है? संज्ञा के साथ आने वाले विभक्ति को विश्लिष्ट कहा जाता है। हिंदी में 2 तरह की विभक्तियां होती हैं, संश्लिष्ट और विश्लिष्ट। संज्ञा के साथ जो विभक्तियां आती है उन्हें विश्लिष्ट कहा जाता है। जैसे राम ने, ठीक है, राम संज्ञा है, उसके साथ विभक्ति आई ने, तो यहाँ पे जो संज्ञा के साथ विभक्ति आई है ने, वे उसे विश्लिष्ट कहा गया। इसी प्रकार जब सर्वनाम के साथ कोई विभक्ति आती है, जैसे उसका, उस यहाँ पे सर्वनाम शब्द है तथा का विभक्ति है, तो यहाँ पे जब सर्वनाम के साथ कोई विभक्ति आती है तो उसे कहा जाता है संश्लिष्ट। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में किया जाता है? तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात राज्य में किया जाता है। काफी विद्वानों ने गुजरात के नागर ब्राह्मणों से देवनागरी लिपि का संबंध बताया है। आगे है, इनमें से अंतस्थ वर्ण कौन सा है? तो इनमें से अंतस्थ वर्ण है वह, अंतस्थ वर्णों की संख्या 4 है। कौन कौन? य, र, ल, व, ये चारों अंतस्थ वर्ण है। स्वर तथा व्यंजन के मध्य स्थित होने के कारण इन्हें अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो अभी बताया मैंने कि य, र, ल, व, ये 4 वर्ण अंतस्थ वर्ण में आते हैं। तो इनमें से जो य है, यह अंतस्थ व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन नहीं है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 मानी गई है। ठीक है, क से लेकर म तक जो व्यंजन है वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयत्नों के अनुसार व्यंजन के कितने भेद माने हैं? तो कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयत्नों के अनुसार व्यंजन के 2 भेद माने हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी है? तो क, ख, ये कंठ ध्वनियां हैं। कंठ से उच्चारित होने वाली ध्वनियों को कंठ ध्वनियां कहा जाता है। जैसे क वर्ग में आ जाते हैं क, ख, ग, घ, अंग, ये कंठ से उत्पन्न होने वाली ध्वनियां हैं। उसी प्रकार जो च वर्ग है, च, छ, ज, झ, इया, ये तालु से उत्पन्न होने वाली ध्वनियां हैं। तथा इसके बाद है ट, ठ, ड, ढ, अण, ये मूर्धा से उत्पन्न होने वाली ध्वनियां हैं। इसी प्रकार त, थ, द, ध, न, दंत से उत्पन्न होने वाली ध्वनियां हैं, अर्थात दंतोष्ठीय ध्वनि कहा जाता है इन्हें। इसी प्रकार आ जाते हैं प, फ, ब, भ, म, ये ओष्ठ से उत्पन्न होने वाली ध्वनियां हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, तालव्य श मूर्धा, अगला प्रश्न है, तालव्य श मूर्धन्य श दंत स ह किसके अंतर्गत आते हैं? तो तालव्य श मूर्धन्य श दंत स ह ये ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से गर्म वायु का निष्कासन होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से गर्म वायु निकलती है तो उसे ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह। अगला प्रश्न देखेंगे, अनुनासिक व्यंजन किसे कहा जाता है? तो वर्ग का जो पंचम अक्षर होता है हर एक वर्ग का, जैसे क वर्ग का हो गया अंग, क, ख, ग, घ, अंग, अंग जो 5वां वर्ण है। च वर्ग का च, छ, ज, झ, इया, इया 5वां वर्ण है च वर्ग का। फिर ट वर्ग का ट, ठ, ड, ढ, अण, अण 5वां वर्ण हो गया। उसी प्रकार त, थ, द, ध, न, न आपका 5वां वर्ण है त वर्ग का। फिर प वर्ग का 5वां वर्ण है
प फ ब भ म, तो ये जो पांचवा वर्ण है हर एक वर्ग का, ये अनुनासिक व्यंजन इन्हें कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भौन में करत है नैनन ही सो बात। इनमें क्रियापदों की संख्या कितनी है यह पूछा गया है। तो इनमें क्रियापदों की संख्या है 8। ये रहा यहाँ पे कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात। यहाँ पे पहले वाले लाइन में 7 हो गए, 7 यहाँ पे क्रियापद हो गए। इसी प्रकार यहाँ पे नैनन है, ये 8वां क्रियापद है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, तो वह कौन सा है। मेरे हाथ से गिलास गिरा और टूट गया। यहाँ पे संयुक्त क्रियाएं हैं, अर्थात दो क्रियाओं से मिलकर बनी है, ये मिलकर बना है ये वाक्य, दो क्रियाओं से मिलकर बना है ये वाक्य। उसी प्रकार यहाँ पे स्वस्थ होना है तो तुमको दवा पीनी पड़ेगी, ये भी संयुक्त वाक्य है। लड़का प्रसन्न होकर चलता बना, लड़का प्रसन्न होकर चलता बना, दो वाक्य है एक तरह से। लड़का प्रसन्न हुआ फिर चलता बना। परंतु यहाँ पे जो ख है, मैं अपने घर में रहूंगा, यह संयुक्त वाक्य नहीं है, इसमें संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, इसमें एक ही क्रिया। अगला प्रश्न है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य में उड़ रही कौन सी क्रिया है। तो इसमें अकर्मक क्रिया है। कर्ता द्वारा किए जाने कार्य का फल स्वयं कर्ता पर पड़े। जब कर्ता कोई काम करता है, ठीक है, और उसका जो फल है वह उसी पर पड़ता है, तो वहां पर अकर्मक क्रिया हो जाती है। जैसे राधा दौड़ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे वह दौड़ने का काम कर रही है जिसका फल स्वयं राधा पर पड़ रहा है, तो यह हो गया अकर्मक क्रिया। उसी प्रकार सकर्मक क्रिया, जब कार्य का फल कर्ता पर न पढ़कर कर्म पर पड़े। जैसे राधा पुस्तक पढ़ रही है, तो राधा यहाँ पे कौन सा कार्य कर रही है, तो पढ़ने का फल किस पे पड़ रहा है, तो पुस्तक पर, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे पुस्तक आपका कर्म हो गया, ठीक है, पुस्तक यहाँ पे कर्म हो गया, क्रिया हो गई जो आप कर रहे हैं। कार्य क्या कर रहे हैं, पढ़ने का कार्य कर रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, तो पुस्तक पढ़ रहे हैं। पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं, तो जब कर्ता के द्वारा एक कार्य को पूर्ण करके दूसरा कार्य संपन्न किया जाता है। जब कर्ता एक कार्य को पूरा करके कोई दूसरा कार्य संपन्न करता है, तब पहली वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन खाना खाने के बाद खेलने चला गया, तो यह जो उसने जो पहला कार्य किया खाना खाने का, वह आपका पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगा, ठीक है। उसी प्रकार प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से कार्य करवाता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने पत्र लिखवाया, मैंने पत्र लिखवाया। अगला प्रश्न देखेंगे, उठाना क्रिया का आकर्मक रूप क्या हो जाएगा। उठाना शब्द से यह बोध हो रहा है कि यह जो कार्य है कोई और कर रहा है। मतलब जैसे माँ अपने बेटे को उठा रही है, ठीक है, माँ अपने बेटे को उठा रही है। माँ हो गई यहाँ पे कर्ता, कार्य क्या कर रही है, उठाने का, किसको, तो अपने बेटे को। तो ये आपका सकर्मक रूप हो सकता है, उठाना शब्द सकर्मक रूप हो सकता है। तो यहाँ क्योंकि यहाँ पे माँ जो कार्य कर रही है उसका फल किसी और पे पड़ रहा है, उनके बेटे पे पड़ रहा है। उठाना क्रिया का अकर्मक रूप क्या हो जाएगा, तो उठना। उठना शब्द से हमें यह बोध होता है कि यह काम हमें खुद करना है, अर्थात हम रोज सुबह 7 बजे उठ जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, सकर्मक क्रिया का इसमें उदाहरण कौन सा है। दौड़ना, कोई और आपको नहीं दौड़ा सकता, ठीक है। हंसना, खुद पर ही आप जब दौड़ेंगे। सकर्मक क्रिया का इसमें उदाहरण क्या है, तो दौड़ना, आप जब दौड़ेंगे तो आप पर ही प्रभाव पड़ेगा, यानी ये अकर्मक है। हंसना, खुद पर ही प्रभाव पड़ता है, हंसने से, अकर्मक क्रिया। आना, खुद पर ही प्रभाव पड़ेगा, अकर्मक क्रिया। परंतु पढ़ना, जब हम पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। जैसे पुस्तक ही पढ़ लिया, मान लो कुछ भी आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं, जो भी हो गया, पुस्तक हो गया या फिर कोई मैगजीन हो गया, पेपर हो गया, प्रभाव उस पर पड़ रहा है, तो यहाँ पे यह सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा, पढ़ना शब्द, ठीक है। तो
आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगली क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।